हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। हम देखेंगे कि कैसे हम ऑक्सीजन रेस्पायर करते हैं और उसका कैसे यूज़ होता है, किस तरह से वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस करती है। लेकिन अगर ये स्टेप इसी तरह से हो जाए तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी वो मोस्टली हीट एनर्जी की फॉर्म में होगी, जिसका हमें कोई फायदा नहीं होगा। हम मेनली जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है वो इसलिए होता है ताकि एटीपी मॉलिक्यूल्स और एनएडीएच मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस कर सकें, क्योंकि वही हमारे एनर्जी मॉलिक्यूल। इसमें हम पहले बात करेंगे कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन स्टार्ट कहाँ से होता है। इसकी पहली स्टेज है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस को अगर हम सिंपल टर्म्स में डिफाइन करें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट में। तो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ये 10 स्टेप का प्रोसेस है जिसमें 5 इनिशियल स्टेप्स जो है उन्हें कहा जाता है इन्वेस्टमेंट फेज, और जो लास्ट के 5 स्टेप्स हैं उन्हें कहते हैं पे ऑफ फेज। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे कि जो एटीपी के मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पर कंज्यूम हो रहे हैं, इसीलिए इसे कहा गया इन्वेस्टमेंट फेज, ताकि हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को जनरेट कर सकें जो फर्दर आगे जाकर हमें ज्यादा एटीपी के मॉलिक्यूल्स दें। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि कैसे ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। जब इसमें कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होने के लिए मेनली चाहिए फॉस्फेट, जो उसे एटीपी प्रोवाइड करता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने के बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, जो कि फर्दर कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट पे। अब यहाँ पे देखेंगे आप फिर से एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया है जो कि एटीपी के थ्रू हुआ है। फिर यहाँ से ये जो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल हमारे पास प्रेजेंट था जो कि था फ्रक्टोज, वो एक दो 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। एक है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और दूसरा है डीएचएपी डी हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। फिर से कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, जो कि बनाता है 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट। अब आप यहाँ कहेंगे कि यहाँ पर भी एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है, लेकिन यहाँ पर तो एटीपी कंज्यूम नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है वो एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। और NADPS P प्लस का यूज इसलिए किया गया है ताकि इसमें प्रोटॉन्स को ऐड किया जा सके, और हाँ यहाँ पर हमारा एक एनर्जी मॉलिक्यूल जनरेट हो गया। 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट फर्दर 3 फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज हो जाता है, यानी कि यहाँ पर जो ये डबल हो रहे थे फॉस्फेट ग्रुप अब यहाँ पर एक ही रह गया है, और जिस फॉस्फेट को डोनेट करने से बनी एक एटीपी मॉलिक्यूल। इसी तरीके से 2 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, और जब पायरुवेट लास्ट स्टेप में बनता है तब फिर से बनता है एक एटीपी मॉलिक्यूल। अब आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर भी 2 एटीपी के मॉलिक्यूल कंज्यूम हो रहे थे, यहाँ भी 2 एटीपी के मॉलिक्यूल बन रहे हैं, लेकिन आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर ब्रेक डाउन हो गया है 6 कार्बन का 2 3 कार्बन के मॉलिक्यूल से। तो अब अगर एक कार्बन के मॉलिक्यूल से 2 एटीपीज बन रहे हैं तो 2 कार्बन से 4 एटीपी बनेंगे, और यहाँ पर 2 एटीपी कंज्यूम हो रहे थे। तो एक्चुअल में जो हमें नेट एटीपी मिले हैं वो है 2 एटीपी। तो नेट जनरेशन हुआ 2 एटीपी का, और 2 NADH मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट हुए थे। तो पूरी इक्वेशन में हमें 2 एटीपी 2 NADH मिल गए, और फाइनली हमारा जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था वो कन्वर्ट हो गया है अब पायरुवेट मॉलिक्यूल में। ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है वो हो रहा है साइटोप्लाज्म में। यहाँ पर अभी तक आपने देखा कि कहीं पर भी ऑक्सीजन का यूज नहीं हुआ, जबकि रेस्पिरेशन में सबसे पहला पार्ट जो प्ले करती है वो है ऑक्सीजन। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे पायरुवेट के 3 फेट्स हो सकते हैं। अगर ऑक्सीजन बहुत कम अमाउंट में है या बिल्कुल भी नहीं है तो होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जो कि यीस्ट में हम सबसे ज्यादा देखते हैं। पायरुवेट का कन्वर्जन हो जाता है इथेनॉल में। नेक्स्ट है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो जब हम विग्रस एक्सरसाइज कर लेते हैं उसके बाद जब इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की सप्लाई होती है हमारी बॉडी में तो पायरुवेट से बनता है लैक्टेट, जिसकी वजह से आप देखेंगे कभी आप जिम करते हैं बहुत दिन बाद तो आपके हाथ पैर में दर्द होता है, वो इसी वजह से होता है क्योंकि वहां पर लैक्टेट प्रोड्यूस हो रहा है। आप इन दोनों एनारोबिक प्रोसेस में एक चीज नोटिस करेंगे कि यहाँ पर दोनों जगह एनर्जी कंज्यूम हो रही है, जबकि एरोबिक ऑक्सीडेशन में ऐसा नहीं है। जो पायरुवेट है वो कन्वर्ट हो रहा है एसिटाइल कोए में, जिसमें निकल रहा है एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल और उसके साथ साथ प्रोड्यूस हो रहा है एक एनर्जी मॉलिक्यूल NADH। अगर हम फर्दर देखें तो ये एसिटाइल कोए
एंटर करता है एक साइकिल में जिसे कहते हैं क्रैब्स साइकिल। इस क्रैब्स साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक साइकिल भी कहा जाता है। अब इनका नाम ऐसा क्यों है? क्योंकि जब ये 4 कार्बन ऑक्सैलो एसीटेट मॉलिक्यूल कंबाइन करता है 2 कार्बन एसिटाइल कोए के साथ तो बनाता है सिट्रिक एसिड, जो इसका फर्स्ट प्रोडक्ट है, और इसीलिए इसको नाम दिया गया है सिट्रिक एसिड साइकिल। फर्दर ये सिट्रिक एसिड जो है वो कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रिक एसिड में, जो कि एक ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल है, यानी कि इसमें 3 COOH ग्रुप प्रेजेंट है। इसकी वजह से इसे आइसोसिट्रेट या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहा जाता है। देन ये फर्दर कन्वर्ट होता है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। ये आइसोसिट्रिक एसिड जो है वो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, जबकि अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, ग्लूटारिक इस पर 5 कार्बन मॉलिक्यूल, ये कन्वर्ट होता है, तो यानी कि इसमें क्या हो रहा है, एक CO2 का मॉलिक्यूल यकीनन रिलीज हो रहा है, और इसके साथ प्रोडक्शन हो रहा है NADH का। फिर जब ये अल्फा कीटो चेंज होता है सक्सिनाइल में, जो फिर एक 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है, तब भी एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज होगा, और अलोंग विद दिस यहाँ पर प्रोड्यूस होगा NADH मॉलिक्यूल। फिर ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के रिलीज के साथ बनता है सक्सिनेट, और यहाँ पर प्रोड्यूस होता है GTP, जो फर्दर कन्वर्ट हो जाता है ATP में। तो सक्सिनाइल का फिर फ्यूमरेट बनता है, जो खुद भी एक 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है, लेकिन प्रोटॉन के रिलीज होने की वजह से यहाँ पर बनता है FADH2, और फ्यूमरेट से मैलेट और मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि यहाँ पर रीजनरेशन हो रहा है ऑक्सैलो एसीटेट का, जो एक एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है, और इसके साथ ही मिल रहा है हमें यहाँ पर एक NADH मॉलिक्यूल। तो एक क्रैब्स साइकिल से हमें मिल रहे हैं 3 NADH, एक FADH2 और एक ATP। और यहाँ पर अगर हम देखें तो एक पायरोवेट से एक एसिटाइल कोए बनता है, लेकिन बन रहे थे वहां पे 2 पायरोवेट, तो यहाँ पर बनेंगे 2 एसिटाइल कोए, जिसकी वजह से यहाँ पर NADH 2 बनेंगे, फिर यहाँ पर भी 2 बनेंगे, और यहाँ पर भी 2 बनेंगे। इसी तरीके से FADH2 2 बनेंगे, ATP 2 बनेंगे। तो यहाँ पर हमें पता चला हमारे यहाँ पे 6 NADH मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे, 2 FADH और 2 ATP मॉलिक्यूल। और इसमें कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल निकलेंगे? यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर भी एक CO2 मॉलिक्यूल निकलता है, और यहाँ पर भी NADH प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर एक, यहाँ पर 2, 3, 4, 4 जगह NADH निकल रहा है। एक एसिटाइल के लिए, 2 एसिटाइल के लिए 8 निकलेंगे, यानी कि 8 NADH मॉलिक्यूल निकल रहे हैं। 2 FADH2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, 2 ATP मॉलिक्यूल बन रहे हैं, और यहाँ पर 3 जगह निकलती है CO2, एक यहाँ पर और यहाँ पर। तो 3 CO2 मॉलिक्यूल निकलने से हमारे एक एसिटाइल कोए से 3 निकल रहे हैं, 2 एसिटाइल कोए से निकलेंगे 6, यानी कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं। नेक्स्ट हम नेट इक्वेशन की बात करते हैं। ये रिएक्शन जो कि साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है पायरुवेट में, जिसके साथ साथ प्रोड्यूस हो रहे हैं 2 ATP और 2 NADH मॉलिक्यूल। उसके बाद पायरुवेट एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो जाता है मैट्रिक्स के अंदर जाकर, जिसकी वजह से बनते हैं 2 NADH के मॉलिक्यूल, और 2 एसिटाइल कोए से प्रोड्यूस होते हैं 6 NADH मॉलिक्यूल। और अगर हम अब इसकी नेट इक्वेशन देखें तो ग्लूकोज से बन रहे हैं 6 CO2 molecules, 10 NADH molecule, 2 FADH और 4 ATP। 4 ATP कैसे बन रहे थे? 2 ग्लाइकोलिसिस में प्रोड्यूस हो रहे थे, और 2 बन रहे थे हमारे क्रैब्स साइकिल में। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि एक NADH रिप्रेजेंट करता है 3 ATP मॉलिक्यूल को, एक FADH प्रोड्यूस करता है 2 ATP मॉलिक्यूल को। तो 3 टाइम्स 30 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ATP के प्रोड्यूस होंगे, 4 यहाँ पर, और 4 ये खुद हैं, जिससे हमारी नेट यील्ड जो आती है ATP की, वो आती है 38 ATP। लेकिन आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो NCERT की बुक्स में लिखा हुआ है वो 36 ATP लिखा हुआ है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो 2 ATP बनते हैं साइटोसोल में, जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है टू पायरुवेट, तब ये जो NADH बनते हैं, इनको जब
ट्रांसपोर्ट किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है जिसकी वजह से यहाँ पर एक NADH मॉलिक्यूल देता है सिर्फ 2 ATP, जिसकी वजह से हमें 38 की बजाय 36 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन आया तो आंसर इज 36 मॉलिक्यूल्स। अब ये जो NADH और FeDH2 प्रोड्यूस हुए हैं, इनसे हमें ATP के फॉर्म में एनर्जी यील्ड करनी है, और वो हम कैसे कर सकते हैं? थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यहाँ पर कॉम्प्लेक्सेस अरेंज हैं, जैसे फोटोसिस्टम 1 फोटोसिस्टम 2 अरेंज थे, इसी तरीके से यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 1 कॉम्प्लेक्स 2 कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 अरेंज है। यहाँ पर NADH मॉलिक्यूल से प्रोटॉन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स क्विनॉन के पास जा रहे हैं। इसी तरह से FeDH2 जो जब प्रोड्यूस होता है जब सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनता है, तो उसके थ्रू जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी क्विनॉन के पास जा रहे हैं, और यहाँ पर भी प्रोटॉन्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है थ्रू कॉम्प्लेक्स 3। फिर साइटोक्रोम की हेल्प से ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं टू कॉम्प्लेक्स 4, और यहाँ पर एक प्रोटॉन ग्रेडियंट इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में बन जाता है। फिर एक कॉम्प्लेक्स होता है कॉम्प्लेक्स 5, और ये प्रोटॉन्स उनके थ्रू पास होते हैं जिसे ATP सिंथेस कहते हैं, और यहाँ पर ATP का प्रोडक्शन हो जाता है। अब आप ये देखेंगे कि यहाँ जो ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट हो रहे थे, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर रहे थे। तो हमने देखा कि कैसे CO2 मॉलिक्यूल भी प्रोड्यूस हो गए, वाटर मॉलिक्यूल भी प्रोड्यूस हो गए, और हमें मिल चुकी है अब 36 ATP मॉलिक्यूल, जो कि हमारी मेन रिक्वायरमेंट। अब हम डिफरेंट लोकेशंस की बात करते हैं कि कहाँ क्या हो रहा था। ग्लाइकोलिसिस का जो स्टेप है वो होता है साइटोसोल में। यहाँ से पायरोवेट प्रोड्यूस होने के बाद वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है मैट्रिक्स के अंदर, जहाँ पर बनता है एसिटाइल कोए, और ये एसिटाइल कोए फर्दर एंटर करता है क्रेब्स साइकिल में, जिसके थ्रू प्रोड्यूस हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स और ATP और NADH FeDH। ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स इंटर मेम्ब्रेन में जो कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं उनके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स पास करके यहाँ पर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में बनाता है प्रोटॉन ग्रेडियंट, जो कॉम्प्लेक्स 5 के थ्रू ATP जनरेट करते हैं। अब हम बात करते हैं कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रोसेस की। कैटाबॉलिक प्रोसेस वो होते हैं जिसमें किसी भी मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन हो रहा होता है, और एनाबॉलिक जिसमें सिंथेसिस हो रहा होता है। अभी हमने जब शुरू में बात की तो हमने बताया कि ग्लाइकोलिसिस एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है क्योंकि इसमें ब्रेक डाउन हो रहा है। लेकिन क्या ये ट्रू है? जब कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल में और फर्दर पूरी साइकिल करता है, पायरुविक एसिड वगैरह प्रोड्यूस करता है, तभी कुछ फैट्स भी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल प्रोड्यूस करते हैं, जो कि ग्लाइकोलिसिस के साइकिल में एंटर हो जाते हैं और दूसरे मॉलिक्यूल्स को का सिंथेसिस करते हैं। तो यहाँ पर जब सिंथेसिस हो रहा है तो ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस भी है। इस तरीके से प्रोटीन्स जो होते हैं वो भी पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होके एसिटाइल कोए बनाते हैं, क्रेब्स साइकिल में पूरा इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इस तरह से ये सिंथेटिक सिंथेसिस प्रोसेस भी है, यानी कि एनाबॉलिक प्रोसेस भी है। तो ये जो ऑक्सीडेशन है ग्लूकोज का, इसे हम ना तो कैटाबॉलिक प्रोसेस कहेंगे ना एनाबॉलिक, ये प्रोसेस कहलाएगा एम्फीबॉलिक प्रोसेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन की। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का मतलब होता है कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड, कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम करने पर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रही है। कार्बोहाइड्रेट के लिए नॉर्मली जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन आता है वो आता है 1, यानी कि अगर 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है तो 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी कि ये ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है या कार्बोहाइड्रेट है वो फुली ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर आंसर 1 आता है। अब अगर हम देखें कि प्रोटीन का अप्रोक्सीमेटली 0.9 होता है, यानी कि 9 CO2 मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, जबकि 10 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कंज्यूम किया गया है। 0.7 का मतलब होता है कि 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रहे हैं जब 10 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमने डिफरेंट सब्सटेंसेस के रेस्पिरेटरी क्वेश्चन के बारे में देखा। यहाँ पर हमने देखा कि कैसे हमारा CO2 प्रोड्यूस हो रहा है क्रैब साइकिल में, और एसिटाइल को जब कन्वर्ट होता है
पायरुवेट जब कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोए में, फर्दर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से वाटर प्रोड्यूस हो रहा है और एनर्जी मिल रही है हमें। सो थैंक यू, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब।